हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य वित्त पटवारी क्रैश कोर्स की 100 क्लासेस का आज हमारा 21वां दिन है। आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला के टॉप 25 वस्तुनिष्ठ करवाने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से करिएगा। हर क्वेश्चन को मैं समझाती जाऊँगी तो आपको तुरंत का तुरंत वो याद होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखो, एक ह्रस्व स्वर होता है और एक होता है दीर्घ स्वर। छोटा आ वाली जो मात्राएं होती हैं वो सब ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनमें कोई भी मात्रा नहीं लगी होती है। जो स्वर है तो स्वर आपको पता ही है, आ ई ऊ ये जो होते हैं वो स्वर होते हैं। तो उनमें जिसमें ये बड़ा ऊ की मात्रा आ जाती है, बड़ा आ की मात्रा आ जाती है, वो सभी जो है वो दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। और जो बिना मात्रा के होते हैं वो लघु स्वर या उन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। अब ये बोला है दीर्घ स्वर नहीं है, मतलब इसमें आपको मात्रा नहीं होना चाहिए। तो दीर्घ स्वर नहीं है तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये जो होते हैं ये दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। और जो ओ है वो दीर्घ स्वर में नहीं आता है, तो ओ दीर्घ स्वर नहीं होगा। बाकी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। याद रखिएगा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है, ध्वनि 2 प्रकार की होती है। हिंदी में ध्वनि 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन सी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये मेरे पटवारी के नोट्स हैं, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये टोटल 10 बुकलेट आपको मिलेंगी। अगर आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यही काम आएंगी। इसमें टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। सामान्य प्रबंधन की मिलेगी जिसमें आपको ये पूरा का पूरा हैंड रिटन है। हैंड रिटन अपने प्रबंधन की कोई भी बुक देखी होगी, पढ़ने में बहुत कठिन लगेगी, लेकिन ये मेरी बुक आपको 2 से 3 दिन में पढ़ी हो जाएगी। और साथ में मैं आपको इसके ग्रुप प्रोवाइड कराती हूँ। ग्रुप में मैं आपको प्रबंधन के प्रैक्टिस प्रश्न दूंगी, तो उससे आपका पूरा का पूरा जो प्रबंधन है तैयार हो जाएगा। तो ये प्रबंधन की टेंशन आपकी कम हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी कंप्यूटर दक्षता की है, इसमें लगभग 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तीसरी गणित शक्ति की है, इसमें लगभग 2000 प्लस प्रश्न है, समझाकर बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। अगली हिंदी की है, फिर एमपी जीके का है वॉल्यूम 5, इसमें लगभग 6000 वन लाइनर है। छठवीं में योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, इन सबको कवर किया गया है। सातवीं में व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कवर किया है। 8वीं में विज्ञान के 3000 वन लाइनर कवर किए हैं। और 9वीं में पूरा जीके है। और 10वीं में ट्रिक वाली अंग्रेजी में ट्रिक के साथ इंग्लिश को कवर किया है। तो ये सभी का पैकेज 2199 का है। साथ में आपको इसके व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा जहाँ पर मैं आपकी तैयारी कराती हूँ, जहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिया जाता है, करंट अफेयर आपको तैयार करवाया जाएगा। तो आपको सब चीज़ों की यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। भारत में कहीं भी रहते हो, इस सरल भाषा में तैयार किए हुए हर भाषा के नोट्स आपके पास पहुँच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है। ई च छ ज झ आप बोल के देखिए तो आप देखेंगे कि आपके उच्चारण में तालु आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, तालु, जीभ का तालु। ई च छ ज झ, तो इन सब में जो मुंह का तालु होता है वो तालु बीच में आ रहा है, जो एक दीवार होती है मुख में, तो ये तालु बीच में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण हो जाएगा तालब। तो तालव्य से इसका उच्चारण हो जाएगा ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है, तालव्य से होता है। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्रता से होता है, और व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं वो भी इनकी ही सहायता से होता है। तो वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, तो स्वर स्वतंत्र होते हैं। दूसरा है कि जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो आप देखते हैं ये ता जो है वो किस किस से मिलके बना है, ता, आदर, ता
और आ से मिलकर बनता है, मतलब ये स्वर से भी मिलते हैं, मतलब कोई भी व्यंजन हो वो स्वर से मिलकर बना होता है। बिना स्वर से व्यंजन नहीं बन सकता, ना ही बिना स्वर से विसर्ग बन सकता। तो विसर्ग जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं और स्वतंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दीर्घ स्वर नहीं है? छोटी ई, बड़ी ई, एड़ी, ए। तो इनमें से कौन है जो दीर्घ स्वर नहीं है? एक दीर्घ स्वर नहीं है, इनमें से क्या नहीं है दीर्घ स्वर? तो छोटी ई दीर्घ स्वर नहीं है। क्या नहीं है दीर्घ स्वर? छोटी ई दीर्घ स्वर नहीं है। छोटी ई कौन सा है? छोटी ई लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो वा, या, रा, ला और वा, ये सभी जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या, रा, ला, वा कौन से व्यंजन होते हैं? या, रा, ला, वा एक अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपि होती हैं? तो हिंदी भाषा में 52 लिपि होती हैं। हिंदी भाषा में कितनी लिपि होती हैं? 52 लिपि होती हैं। कोई सा प्रश्न अगर गलती से मेरे से आंसर गलत भूल जाता है तो मैं उसको कमेंट में सही करवा दूंगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया कीजिए। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 52 लिपि हिंदी भाषा में होती हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने ऊष्म व्यंजन होते हैं? तो श, शा, स, हा, ये सभी जो 4 हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं? सा, जिसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है बोलने में, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन से होते हैं? सा और हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? या, रा, ला, वा को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? हा ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है? हा ऊष्म व्यंजन मैंने बताए थे अभी कौन कौन से होते हैं। सा, ये वाला सा, शक्कर का सा और हा, ये सभी क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह ध्वनि क्या कहलाती? एक ही ध्वनि आप बार बार एक ही तरह से प्रयुक्त हो तो वो क्या कहलाते हैं? तो उसको हम बोलते हैं युग्मक ध्वनियाँ। कौन सी बोलते हैं? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाती हैं? युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? तो अनुस्वार जो होता है वो पंचम वर्ण का काम करता है। अनुस्वार किसका काम करता है? अनुस्वार हमेशा पंचम वर्ण का काम करता है, याद रखिएगा। अनुस्वार किसका काम करता है? पंचम वर्ण का काम करता है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आप बोल के देखिए जरा। ए कहाँ से बोलने में आ रहा है? तो ये कंठ और तालव्य, कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं ए और ए। तो ए और ए क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने आपका नंबर अभी मेरे को व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो अपना नाम और नंबर लिखकर मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा और लिख दीजिएगा सेव इट, तो आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, नई वैकेंसीज़ की जानकारी मिलती रहेंगी और जीके का अपडेट भी मिलता रहेगा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते क्या कहलाती है? छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है वो क्या कहलाते हैं? जिनका उच्चारण हम ऊपर के दांतों पर जीभ लगा के कहते हैं उन्हें दंत्य बोलते हैं। कौन सा? दंत। जैसे कि च बोलिए आप, च, च, छ, ये वाले जो वर्ण हैं ये दंत्य वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इनमें दांतों की सहायता से बोले जाते हैं। जब दांतों पर जीभ लगाई जाती है तो ये बोले जाते हैं। तो कौन सा उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है? दंत्य का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय क्या है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना मतलब प्रयोग होता है। क्या होता है? किसी वस्तु को व्यवहार में लाना मतलब उसका प्रयोग करना। किसी वस्तु का व्यवहार में लाने का मतलब क्या होता है? उसका प्रयोग करना। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? और बाकी सब अशुद्ध हैं और एक कोई है जो उनमें अशुद्ध नहीं है, मतलब इन सब में अशुद्धि नहीं है। ऊर्जस्वी, बाकी आरोग्य में भी है, ईसाई में भी है, आतु सुक्क में भी है।
अगला क्वेश्चन है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्द से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय बोलते हैं जो संज्ञा सर्वनाम से जुड़ जाते हैं और जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो। गौण का मतलब होता है जो प्रधान से थोड़ा सा नीचे हो, प्रधान मतलब जो सबसे मेन हो। आपके दो फ्रेंड हैं आपके, सपोज करिए, और एक आपका बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खास, और दूसरा सिकी नंबर का है, वो थोड़ा थोड़ा फ्रेंड तो है आपका, ज़रूरी तो है आपके लिए, लेकिन उतना नहीं है जितना कि पहला है, तो उस दूसरे फ्रेंड को हम गौण बोलते हैं। तो ऐसे ही वह समास जिसमें पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास कहलाता है? तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष में जो है दूसरा पद प्रधान होता है, को जैसा कि दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास जो होता है, द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता और पिता, तो इसमें दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। बहुब्रीहि समास में दो पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद को बताते हैं प्रधान, किसी अन्य को बताते हैं, वो बहुब्रीहि समास होता है। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है। अगला क्वेश्चन है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिनके लिए संज्ञा की आवश्यकता होती है, संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, वो संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं, जो संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। अगला है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, मतलब जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल, कोई व्यापार है उसका फल कर्ता को नहीं पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो वो क्या, कौन सी क्रिया कहलाती है? वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जहाँ पर कर्म पर प्रभाव पड़ता है वो कौन सी कहलाती है? सकर्मक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? देव, देवी, दैवीय या देवता। इनमें से कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो दैवीय जो है वो संबंध, दैवीय गुण बताते हैं, बोलते हैं, तो ये दैवीय जो है वो संबंधवाची है। दैवीय क्या है? दैवीय संबंधवाची है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से उसके समय की बता रही हो कि इस समय की ये पुरानी बात है कि ये नई बात है या आने वाली बात है, तो इस प्रकार के समय का बोध होता है, वहाँ पे होता है काल। तो क्रिया के जिस रूप से निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।